गुजरात जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती थी, गुजरात जहां पे लोग मोदी मोदी करते रहते थे, आज उस गुजरात के अंदर केजरीवाल और झाड़ू झाड़ू कर रही है वहां की जनता। कि ये सरकार चल किसके लिए रही है आपको भी सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान में हमको उलझा दिया, जाति धर्म में हमको उलझा दिया। 5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का टैक्स ये सरकार माफ करती है, लेकिन जब आपके बच्चों के दूध की बात आती है तो दूध के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, आटे के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, दाल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, चावल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, गैस के सिलेंडर के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, और तो और छोड़ो कैंसर की दवा के ऊपर टैक्स बढ़ाती है। नदी के घाट पर भले ही तुम्हारी लाशों को चील, कौवे और कुत्ते नोचते रहे, लेकिन मरते मरते अपने परिवार से एक ही बात कह के जाना कि वोट बीजेपी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे देश को पिछले कुछ समय से, खासतौर से मैं अगर चुनाव परिणाम के बाद की बात करूं, 3-4 महीने अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से अप्रैल मई में सरकार बनी। कब बनी सरकार? मार्च में बनी, और मार्च से अब तक 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों के अंदर पूरे देश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है, ये एक अद्भुत घटना है भारत की राजनीति में। और ये बात मैं कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। पंजाब में हमारी 92 सीटें आई, गोवा में हमारी 2 सीट आई, वहां पे हम मान्यता प्राप्त दल हो गए। गुजरात जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती थी, गुजरात जहां पे लोग मोदी मोदी करते रहते थे, आज उस गुजरात के अंदर केजरीवाल और झाड़ू झाड़ू कर रही है वहां की जनता। और इसके पीछे एक ही कारण, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, हम जो कहते हैं जमीन पर उसको करके दिखाते हैं। हम जुमला बोलने वाली पार्टी नहीं है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। आज 2 तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो 2014 में आए तो उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, महंगाई देश के अंदर खत्म कर देंगे, काला धन विदेशों से इतना लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पति से सब्जी का खर्च बचा के, घर का खर्च बचा के, जो संदूक में 1500 की नोट रखी थी, मोदी जी ने कहा बहन जी यही काला धन है, उठा के इसको जमा कर दो। वो भी बंद कर दिया, वो भी जमा करा लिया। हर मोर्चे पर झूठ बोलने का काम भाजपा के लोग करते हैं। अभी संसद में पूछा, बताइए कितने लोगों को नौकरी दी 8 साल में? सरकार ने बताया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने बताया 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियां मांगी और मात्र 7 लाख नौकरियां दी गई। मात्र 7 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। भारत की सरकार ने जो आंकड़े दिए पिछले दिनों, वो चौंकाने वाले हैं। अभी सूरज प्रधान जी उसका जिक्र कर रहे थे कि ये सरकार चल किसके लिए रही है आपको भी सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान में हमको उलझा दिया, जाति धर्म में हमको उलझा दिया, हमारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं करते, हमारे लिए स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं करते, हमारे लिए बिजली का इंतजाम नहीं करते, हमारे लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम नहीं करते, हमारे लिए सड़कों का इंतजाम नहीं करते,
हमारे लिए महंगाई कम करने का इंतजाम नहीं करते, किसानों की आमदनी दोगुना करने का काम नहीं करते, पूरी की पूरी सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए देश का खजाना लुटाने में लगी हुई है। इसका जवाब इनसे लेना ही पड़ेगा। और खजाना कैसे लुटाया जा रहा है? बैंकों में व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का पैसा होता है, रेडी वालों का पैसा होता है, हमारी माताएं बहनें बैंक में अपने बचत का पैसा जमा करती हैं, कर्मचारियों का पैसा बैंक में होता है, किसान का पैसा बैंक में होता है, मजदूर का पैसा बैंक में होता है। हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं इस भरोसे के साथ कि जब ये पैसा ब्याज के साथ बढ़ेगा तो हम अपने बेटे की शादी कर लेंगे, हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, हम अपने लिए छोटे से जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, हमारे घर में कोई बीमार होगा तो बैंक से पैसा निकालकर हम उसका इलाज करा देंगे। आपका वो पैसा निकाला जाता है मोदी जी के द्वारा, वो पैसा अदानी को दे दिया जाता है, अंबानी को दे दिया जाता है, वो पैसा उठाकर ललित मोदी को दे दिया जाता है, नितिन संदेशरा को दे दिया जाता है, नीरव मोदी को दे दिया जाता है, विजय माल्या को दे दिया जाता है। हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों को आपका पैसा बैंकों से निकालकर सरकार बांट देती है। और कितना पैसा बांटती है आप सुनेंगे तो आंकड़ा आपकी आंखें खुल जाएंगी। 12 लाख करोड़ रुपए बांट दिया, 12 लाख करोड़ रुपए। बहुत पढ़े लिखे हैं मदन भाटिया जी, इनसे कह दूं 12 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। लिख नहीं पाओगे आप, लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। 12 लाख करोड़ रुपए बांट दिया और 12 लाख करोड़ रुपए का वापसी का जब पूछा गया कितना पैसा वापस हुआ, कितना पैसा वापस हुआ, तो भारत की सरकार ने संसद में जवाब दिया है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर जहां आपका एक छोटा भाई बैठता है, वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने बताया 12 लाख करोड़ रुपए में से 86,986 करोड़ रुपए 5 वर्षों में मिला, बाकी पैसा डूब गया। 11 लाख करोड़ रुपए आपका डूब चुका है। आपके बैंकों को चंद पूंजीपतियों ने खाली कर दिया। टैक्स की छूट की बात जब आती है, 30% से पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 22% कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का टैक्स ये सरकार माफ करती है। लेकिन जब आपके बच्चों के दूध की बात आती है तो दूध के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, आटे के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, दाल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, चावल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, गैस के सिलेंडर के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, और तो और छोड़ो, कैंसर की दवा के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, कैंसर की दवा पर टैक्स बढ़ाती है, टीबी पर टैक्स, टीबी की दवा पर टैक्स बढ़ाती है, हार्ट की दवा पर टैक्स बढ़ाती है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए किसके लिए सरकार चल रही है, किसके लिए सरकार चल रही है। अभी एक आंकड़ा आया, क्या निकल कर आया? अदानी जी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गए। पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? जी पढ़े थे ना? अदानी जी दुनिया के चौथे नंबर के अमीर हो गए और टैक्स तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे बिल गेट्स थे, तीसरे नंबर पे चले गए, तीसरे नंबर पर चले गए। कितना कर्जा उनको मिला है आपको मालूम है? अदानी की संपत्ति कितनी होगी आप बताइए, करीम साहब बताइए कितने की होगी, बताइए, कोई बता पाएगा इसमें? भारत राज योगी बैठे हुए हैं यहाँ पे, डीपी त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, केपी त्रिपाठी जी, बताइए, पता है? फहीम भाई नहीं मालूम? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो बहुत। 10 लाख करोड़ रुपए पूरी संपत्ति अडानी की जो है वो कितने की है? 10 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ की संपत्ति है और बैंकों से कर्जा कितना मिला है उनको? 2.5 लाख करोड़ रुपए अकेले एक व्यक्ति को कर्जा मिला।
एक व्यक्ति को कर्जा मिला है 2.5 लाख करोड़ रुपए। अगर वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया तो कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा लो। आज क्या हो रहा है? 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी उठाता है, भारत छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लूटता है, भारत छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड। 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लूटता है, भारत छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड। 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लूट के जाता है, भारत छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड। ललित मोदी की फोटो देखी थी ना अभी आप लोगों ने? वो भारत की सरकार को चिढ़ाता है, कहता है देखिए हम सुष्मिता सेन के साथ घूम रहे हैं और सीना ठोक के घूम रहे हैं, जो कर पाते हो करो। मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई जाएगी, केजरीवाल के घर पे सीबीआई जाएगी, आपको थानेदार पकड़ने के लिए आ जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से देश को जिन लोगों ने लूटा है, ये विदेशों में बैठ के अच्छा चश्मा लगा के शानदार तरीके से घूम के फोटो खींच के आपको चिढ़ाते हैं, कहते जो हिम्मत है करके दिखाओ। करते नहीं करते। तो ये देश किसके लिए चल रहा है, ये आपको सोचना होगा। नौजवान कहता है रोजगार दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। गरीब कहता है बहुत कर्जा हो गया माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। छोटे मोटे कर्मचारी कहते हैं अरे घर की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, हमारा लोन माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है चूल्हा नहीं जल पा रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। रेडी पटरी वाले लोग कहते हैं कुछ तो मदद कर दो, कोरोना में रोजगार बर्बाद हो गया, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। 10,000 रुपए तुमको देंगे, कर्जे का देंगे और उस पर ब्याज सहित तुमसे वापसी लेंगे। ये पैसा कहां गया? ये पैसा गया चंद पूंजीपतियों के पास, और हिंदुस्तान के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। कितने लोगों के पास? 92 लोगों के पास कितने लोगों की बराबर की संपत्ति है? 55 करोड़ लोगों के बराबर की। असमानता का यह स्तर है, लेकिन आपको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। आप तो कहते हैं हिंदू मुसलमान बस सब ठीक है कि नहीं है? तो आपको बर्बाद करने का एक फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है, और वो भारतीय जनता पार्टी आपसे कहती है नौजवानों हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो तुमको लाठियों से पिटवाएंगे, तुम्हारी पीठ लाल कर देंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा के पास एक ही फार्मूला है, कहते हैं माताएं बहनें भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, महंगाई से भले ही आप लोग बर्बाद हो जाना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को, बोलो भाई साथ दो, ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों भले ही तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाए, भले ही तुम्हारे फसल का दाम तुमको ना मिले, कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाए, मक्खी मारते रहना, दिन भर भले कोई कमाई ना हो, लेकिन लाइन में लग के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? मासूम बच्चों की शिक्षा भले बर्बाद हो जाए, तुम्हारे घर के बुजुर्गों को भले ही इलाज ना मिले, कोरोना की महामारी में लाखों की संख्या में मर जाना, नदी के घाट पर भले ही तुम्हारी लाशों को चील कौवे और कुत्ते नोचते रहे, लेकिन मरते मरते अपने परिवार से एक ही बात कह के जाना
कि वोट बीजेपी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक है, मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे देश को कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ ईमानदारी से, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना? कर दिया ना? और ऐसी अफीम खिला दी है, ऐसी अफीम खिला दी है, ऐसी अफीम खिला दी है, नौजवान से पूछो, कहता कटोरा लेके भीख मांग लेंगे लेकिन वोट तो हम भाजपा के दे। कहता नहीं कहता? तो भाजपा ही कहते हैं ठीक है भीख मांगो। व्यापारियों से बात, भैया देखिए व्यापार चाहे जो बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मुसलमान तो यही सब ठीक कर सकते हो। तो भाजपा ही कहते हैं बर्बाद हो तुम्हारा व्यापार, हमसे क्या लेना देना है? पेट्रोल पंप पर चले जा, भैया देखिए 200 रुपए भी हमको अगर भले ही पेट्रोल मिलेगा, लेकिन हम तो वोट बीजेपी देंगे क्योंकि वो मुसलमान को। तो अगर मेरी बात ये समझ में आ गई हो तो होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ सब लोग, कुछ भी बचेगा नहीं। 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का बजट में प्रावधान लेकर भारत की सरकार लेकर आई। आपने कभी सुना है? मैं कानपुर की ऐतिहासिक धरती पर यह बात बोल रहा हूं, भारत माता की आजादी के लिए यहां के लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। मैं इस धरती पर आपको यह बात बताकर जा रहा हूं, भारत की सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्तियां बेच रही है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो मां बाप की संपत्ति को बढ़ाते हैं, और वो लोग कपूत कहलाते हैं जो मां बाप की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। जरा पूछो और सोचो, जरा पूछो और सोचो, ये कैसे भारत मां के लाल हैं? ये कैसे देशभक्त है जो अपने देश की रेल को बेच रहे हैं, जो अपने देश के कोल इंडिया को बेच रहे हैं, जो अपने देश के सेल को बेच रहे हैं, जो अपने देश के बीपीसीएल को बेच रहे हैं, एलआईसी को बेच रहे हैं, एफसीआई को बेच रहे हैं, सड़क को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, पानी को बेच रहे हैं। ये लुटेरे हैं, हिंदुस्तान को बेचने के लिए आए हैं, इनसे लड़ना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना कुछ बचेगा नहीं। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों आपको नकली मुद्दों में उलझाकर, आपको फर्जी मुद्दों में उलझाकर, आपको हिंदू मुसलमान में फंसाकर, आपको जाति धर्म में फंसाकर इस देश को खोखला करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 75 वर्ष हिंदुस्तान की आजादी के हो गए। उत्तर प्रदेश में 75 साल में हमने बहुत सारी सरकारें देखी। अभी हमने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वो तस्वीरें देखिए, हम दिखाएंगे आपके शहर में आके, आपके आंख से आंसू आ जाएगा। कहीं पे छत टूटी हुई है, कहीं पे टाट पट्टी पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पे स्कूल के अंदर उनसे लैट्रिन साफ कराई जा रही है, कहीं पे उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, कहीं उनको नमक रोटी खाने के लिए दिया जा रहा है, कहीं उनको सूखा भात खाने के लिए दिया जा रहा है। अरे आपका हमारा पैसा लाखों करोड़ रुपए लूट कर ये लोग डकार कर बैठे हुए हैं। इनसे हिसाब मांगने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और कोई बेईमान पार्टी इनसे हिसाब नहीं मांग सकती। अगर कोई पार्टी मांग सकती है तो आम आदमी पार्टी मांग सकती है, याद रखना। इनसे हिसाब मांगो, कितना पैसा हम टैक्स का सरकार को देते हैं। ऐसे सरकारी स्कूल बना रखे,
ये तो अच्छा हुआ हमने सरकारी स्कूल के साथ सेल्फी का एक अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में। हजारों की संख्या में फोटो और वीडियो आए, सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में। अमरोहा का स्कूल है, काली पन्नी लगा के बैठे हुए बच्चे। बदायूं का नगर क्षेत्र का स्कूल है, टूटा फूटा उसमें बच्चे। एक बांदा का स्कूल है, एक ललितपुर का स्कूल है, टूट के गिर गया। बताइए आप, हमें इस बात की चिंता नहीं? हमें ना स्कूल के बच्चों की चिंता है, ना अस्पताल की चिंता है, ना सड़क की चिंता है, ना बिजली पानी की चिंता है। बस क्या, दिन रात बस हिंदू मुसलमान 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यही चलाते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सावधान होना है और इस देश से थोड़ा भी आप लोग प्यार करते हैं, ये आपको ये नफरत का जहर देकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में धकेल रहे हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और व्यापारी का व्यापार बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इस नारे को आगे फैलाइए कि भैया मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे पूरे देश को बंटाधार कर दिया। क्या कर दिया? बंटाधार कर लिया। भाई बताओ, कोई इस देश में ऐसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था जरा हमको बता दीजिए कि अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपया होगा तो मुसलमान को 100 रुपया मिलेगा, हिंदू को 50 रुपया मिलेगा। है क्या बताइए आप? बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ेगी तो मुसलमान को 5,000 रुपया देना पड़ेगा, हिंदू को 2,500 देना पड़ेगा। है कहीं ऐसी व्यवस्था? डीजल अगर 100 रुपए में बिकेगा तो हिंदू को 50 रुपए में मिलेगा, मुसलमान को 100। ऐसा कहीं है क्या? है? तब बताइए आप। तो 130 करोड़ की आबादी में मान लीजिए 30 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी 100 करोड़ दूसरे लोग हैं, तो महंगाई अगर इस देश में ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा मार किसको पड़ रही है भाई? किसको पड़ रही है? 100 करोड़ को कि 30 करोड़? अच्छा, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा मार किसको पड़ेगी? 100 करोड़ को। व्यापार बर्बाद होगा तो ज्यादा मार किसको पड़ेगी? तो मतलब हम सिर्फ इसलिए खुश हैं कि 32 करोड़ बर्बाद हो जाए, भले हम मिट जाएं। बताइए, गलत तो नहीं कह रहे हैं? सोचिएगा मेरी बात को। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक बड़ा मौका है ये नगर निगम का चुनाव, जहां से आप एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं और यहां से आपके 2024 और 2027 की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए नगर निगम के चुनाव को छोटा चुनाव मत मानिएगा, पूरी ताकत के साथ आपको लड़ना है और 110 वार्डों में मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा वार्ड आपको जीतने हैं और मेयर का चुनाव यहां से जीतना है। खूब मेहनत कीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, चुनाव के परिणाम तो आएंगे, लेकिन चुनाव का परिणाम देखा जाएगा गाजियाबाद में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, प्रयागराज में क्या हुआ, इन शहरों का देखा जाएगा। इसलिए कानपुर के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मैं विनती करने के लिए आया हूं, सारे मतभेद भुलाकर एकजुट एक साथ होकर, जिस तरीके से आज अनुशासित सिपाही की तरह आप लोगों ने परिचय दिया है एकता का, ऐसे ही संगठन को आगे बढ़ाना, बूथ लेवल तक संगठन बनाना, वार्ड के लेवल तक संगठन बढ़ाना, मोहल्ले के लेवल तक संगठन बढ़ाना और नगर निगम के चुनाव में अच्छे मजबूत प्रत्याशियों को लड़ाकर ये चुनाव आप लोगों को जीतना है। और कहना भी आपको क्या है कि भाई, एक में आपने मोदी को मौका दे दिया, एक में आपने योगी को मौका दे दिया और तीसरा चुनाव सफाई वाला है, वहां क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नगर निगम का चुनाव तो सफाई वाला है ना,
वहां क्या चाहिए? यही कहना है कि भैया 2 चुनाव में आपने इन लोगों को मौका दे दिया, बेईमान जो लूट रहे हैं देश को, कम से कम इस चुनाव में आपको मौका किसको देना है? झाड़ू। और अभी तमाम बात पिछड़ों और दलितों की कर रहे थे महेश भाई, ये बात आपको लोगों तक पहुंचाना है। आरक्षण किस बात का बचेगा जब रेल बिक जाएगी, सेल बिक जाएगी, कोल इंडिया बिक, सारे सरकारी संस्थान जब बिक जाएंगे तो किस बात का आरक्षण बचेगा? इसलिए इसकी लड़ाई में सब समाज को एक साथ आना पड़ेगा। यह देश की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये खाली ये नहीं है कि अब तीनों काला कानून था, संसद में लेके आए मोदी जी, हमने कहा गलत कानून है, कह नहीं पास करेंगे, हमने कहा गलत है, कह नहीं पास करेंगे, हमने माइक तोड़ दिया, हमें उठा के सस्पेंड कर दिया, कहते संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। हमने कहा तुम किसानों की हड्डियां जब तोड़ोगे तो हम माइक तोड़ेंगे तुम्हारा, हम वहां सोने के लिए नहीं गए, हम जनता की लड़ाई लड़ने गए पार्लियामेंट के अंदर। और आम आदमी पार्टी के सिपाही है, किसी मोदी और अमित शाह से डरते नहीं हम लोग। जनता के खिलाफ काम करोगे तो वहां चल के लड़ाई लड़ेंगे। अभी एक चोर एलजी को बिठा दिया दिल्ली के अंदर, महा बेईमान आदमी, 1400 करोड़ रुपए घपला किया नोटबंदी के दौरान और 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खादी में खा लिया। कैसे खा लिया? बैंक ने कहा अकाउंट खोल के कामगारों का, कारीगरों का भुगतान करो। 4.5 लाख लोगों को रजिस्टर किया, 2 लाख लोगों का पेमेंट किया, 1,93,000 लोगों का पेमेंट किया इसके थ्रू, चेक से, अब बाकी पैसा खा लिया। ऐसा चोर आदमी दिल्ली का एलजी बना के बैठा दिया खोपड़ी पे। वो दिन रात जांच करता रहता है। बस खरीदी नहीं गई, कह रहा जांच, बस ही नहीं खरीदी गई, कह रहा 1000 बस खरीदी गई, इसकी जांच होगी। कह रहा टेंडर में गड़बड़ी, ना टेंडर हुआ ना बस खरीदी गई, जांच हो रही है, जांच कर रहे हैं। तो इन एक बात और सोच लेना, सत्ता के पास बहुत कमजोर हथियार होते हैं। एक उसका किसका है नारा, हार के बाद जीत है, कोई एडवर्टीजमेंट आता है ना, डर के बाद जीत है कि हार के? डर के आगे जीत, डर के आगे जीत। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू का आता है ना, डर के आगे जीत। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है उसका नारा, अच्छा नारा लगता है। अभी क्या था, पहले हमारे कार्यकर्ताओं को मैं कहता था भाई धरना प्रदर्शन करो, तो थोड़ा हमारे कार्यकर्ता संकोच में करते थे। 144 लगी है भैया कैसे जाए, 188 लगी है भैया कैसे जाए, ये मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगी। अभी पिछले ये सरकार मार्च में बनने के बाद से मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। विपक्ष अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो मुद्दों पे लड़ रही है। और यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। 2-4 लाठी मारेंगे, खा लेंगे लाठी, जेल में डालेंगे, चले जाएंगे जेल। अरे हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, कोई चोरी चकारी करके जेल में नहीं जा रहे। जनता के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जेल में जा रहे हैं। इसके लिए कभी शर्म मत करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। 23 मुकदमा किया बाबा जी ने हमारे ऊपर, राष्ट्रद्रोह लगा दिया। फिर भाजपा के नेता बयान देने लगे संजय सिंह पे राष्ट्रद्रोह है, 9 मुकदमा तब तक हुआ था, कहने लगे 9 मुकदमा हो गया, दिल्ली चले गए, यूपी छोड़ के भाग गए। उसी समय विधानसभा चल रही थी, विधानसभा चल रही थी उत्तर प्रदेश की। मैं दिल्ली से आया भाग के, मैंने कहा भाई ये तो गलत मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं में। मैं सीधे विधानसभा के अंदर घुस गया और जाके उनके दर्शक दीर्घा में बैठ गया। जितने विपक्ष वाले थे इधर से अंगूठा दिखा के थम्स अप कह रहे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बाबा जी को जब पता चला कि संजय सिंह तो विधानसभा में आ गए तो अपने सिक्योरिटी वालों को बुला के गाली देने लगे कि ये कैसे यहां आ गया।
हमने कहा भाई यहां आ गया मैं, जहां तुम्हारी विधानसभा चल रही है, 9 नहीं 9000 मुकदमे लिखो, जितना जेल भेजना है भेजो, लेकिन यूपी के लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अभी स्कूल के लिए सेल्फी विद सरकारी स्कूल आप लोगों ने चलाया, हजारों फोटो और वीडियो आ गई। अब इसका क्या करोगे, हमसे लोग पूछते हैं, तो क्या करना है मैं बता के जा रहा हूं। उमेश जी और अनुज जी, आप दोनों लोग सुन लीजिए। यहां पर एक प्रमुख स्थान कोई देखकर घोषित करके बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगाना है, और उस प्रदर्शनी का नाम होगा स्कूल बचाओ प्रदर्शनी। क्या नाम होगा? स्कूल बचाओ प्रदर्शनी। उसमें जितने भी बदहाल स्कूल आपके शहर के, आपके जिले के हो, नगर क्षेत्रों में भी आप लोग जाके देखोगे बहुत बुरी हालत है। मदन भाटिया जी को लेके जाइए, कानपुर में शहर के जो स्कूल है वो भी हालत खराब है। हाँ जाइए, उसके वीडियो नगर निगम वाले भी कुछ चलाते होंगे उसका, तो उसका वीडियो, उसका फोटो अच्छे से टीवी पे लगा के, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बना के प्रदर्शनी लगाइए और प्रशासन को ज्ञापन दीजिए। पूरे शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाइए। भाई आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, बताओ, दोगे बीजेपी को वोट? तुम ये है तुम्हारे बच्चे जहां पे पढ़ते हैं, बताइए। अलग अलग विधानसभा में लगा सकते हो, वहां लगाओ, किसी एक जगह पे शहर के अंदर लगा सकते हो, वहां लगाओ। स्कूल बचाओ अभियान अब हम लोगों को चलाना, उसकी तारीख मैं घोषित करूंगा जल्दी। और स्कूलों को बचाना है, शिक्षा को मुद्दा बनाना है, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना है, बिजली को मुद्दा बनाना है, पानी को मुद्दा बनाना है। एक बेईमान भाजपाई मुझसे भिड़ गया, कहता है केजरीवाल जी सब कुछ फ्री 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 कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? अरे बोले बिजली फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, शिक्षा फ्री कर दिए, स्वास्थ्य फ्री कर दिए। बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 साल से शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है, पेंशन दोगुना है। उसके बावजूद 8 वर्षों से लगातार दिल्ली का बजट, आम आदमी का पार्टी का बजट, आपकी सरकार का बजट मुनाफे का बजट है, घाटे का बजट नहीं। अब आप पूछोगे कैसे मुनाफे का बजट है? मुनाफे का बजट कैसे हो गया? मान लीजिए हमारी बहनें हैं, इनके घर में शिक्षा का पैसा बचता है, स्वास्थ्य का पैसा बचता है, बिजली का पैसा बचता है, पानी का पैसा बचता है, तो वो पैसा कहां खर्च करती है? बाजार में खर्च करती है। सब्जी लेने में, साबुन तेल, घर का सामान लेने में, उस पैसे को खर्च करती है ना। जो बचत होती है सामान्य परिवारों में, वो पैसा तो उस अपने घर का खर्च चलाने के लिए ही वो लोग खर्च करते हैं ना। तो बाजार की अर्थव्यवस्था में वो पैसा जाता है। और अगर हम यही पैसा उठाकर अडानी को दे दें, नितिन संदेशला को दे दें, नीरव मोदी को दे दें, तो वो पैसा लूटता है, और लूटकर, तो इसलिए 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक है चंद लोगों को मजबूत करने की अर्थव्यवस्था, और एक है आम आदमी को मजबूत करने की अर्थव्यवस्था। जो आम आदमी पार्टी की नीति है वो आम आदमी को मजबूत करने की अर्थव्यवस्था है और मुनाफे का बजट देती है। इसलिए हम लोग अगर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर, अगर इन सवालों पर राजनीति को लेकर आएंगे तो हिंदू मुसलमान करने वालों की दुकान शटर डाउन हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में भी कुछ लोग हैं जो अपना इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, नफरत फैलाने वाला, उनको भी रोकना है। और दोनों की जिम्मेदारी दोनों लोगों को लेनी पड़ेगी। जहां हिंदुओं के बीच में कोई नफरत फैलाने की बात करे, उसके खिलाफ हिंदुओं को लड़ना होगा। जहां मुसलमानों के बीच में कोई नफरत फैलाने की बात करे, उसके खिलाफ मुसलमानों को भी लड़ना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं?